डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूजीसी नेट के पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस को आज से रिज्यूम कर रहे हैं। आप में से कई स्टूडेंट ने कहा है कि सर आप इसे स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। उसका कारण सिंपल ये है कि मुझे लगता है अभी नेक्स्ट यूजीसी नेट की साइकिल की डिक्लेरेशन भी नहीं हुई है, सो इट इज टू अर्ली। 2 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी खत्म कर लिया है, 4 पार्ट में खत्म करने हैं, लेकिन फिर भी लेट अस बिगिन और अगले कुछ दिनों में हम लोग पार्ट 3 को खत्म कर लेंगे। आप यदि इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं शुरुआत करता हूं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट डब्ल्यूपीटी से, और फिर आईपीटी और पॉलिटिकल थ्योरी एंड सभी थीम को हम लोग कवर कर लेते हैं 7-8 वीडियो में। आज उसी श्रृंखला में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और कौन से साइकिल को ले रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2014 से 2016 के जो 6 साइकिल हैं उसको ले रहे हैं, और लास्ट जो होगी उसमें हम लोग 17 और 18, 6, 17, 18 और थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो फोर्थ में खत्म कर देंगे। इससे आपको पूरे जो है सभी साइकिल के क्वेश्चन का एक आइडिया हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन यूजीसी नेट थीम वाइज पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस पार्ट 3 2014-2016 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। यदि हम WPT के सिलेबस को देखें, मैं हमेशा आपको सिलेबस से शुरू करता हूं। इसमें जो लाल पोर्शन है वो है जो कि अंडर ग्रेजुएट में नहीं है, बाकी तो अंडर ग्रेजुएट में आपने अपने पढ़ा हुआ है। यदि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें से कुछ मास्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट एक यूजी का स्टूडेंट भी यूजीसी नेट के WPT क्वेश्चन को क्रैक कर सकता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करते हैं। जून 2014 पेपर 2। आपको पता है कि पहले पेपर 2 और पेपर 3 होते थे। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट में होते थे। प्लाटो अप्रोप्रिएटेड, ये क्वेश्चन नंबर है जो कि उस पेपर का है, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन उस पेपर का। प्लाटो अप्रोप्रिएटेड द आइडिया ऑफ, अप्रोप्रिएटेड का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश का जो वर्ड है कि आप उससे इंस्पायर होते हैं या एक तरह से आप उसके आइडिया को अपना बना लेते हैं। अप्रोप्रिएट करना मतलब जैसे कई लोग कहते हैं कि बीजेपी ने पटेल को अप्रोप्रिएट कर लिया, तो मतलब कि बीजेपी ने अपने आइडियोलॉजी में पटेल को शामिल कर लिया। उनके उससे वो एक तरह से उनको उन्होंने आत्मसात कर लिया। तो प्लेटो अप्रोप्रिएटेड द आइडियाज ऑफ, तो इसमें देखिए जो नेम है वो तो बहुत डिफिकल्ट है प्रोनाउंस करना भी। हेराक्लिटस, पैरामेनिडस, सोक्रेटिस, ऑल ऑफ द एबव, ये सारे ग्रीक नेम हैं। और इसका आंसर देखिए ऑल ऑफ द एबव होने से यदि आपको कंफ्यूजन भी है, आप सबको लगता होगा कि सोक्रेटिस का तो किया ही है, अब इन लोगों का तो मैंने नाम भी नहीं सुना है सपोज, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि यदि ऑल ऑफ द एबव है तो ज्यादा चांस है कि यही सही होगा, और यही यहाँ पे सही है भी। सो प्लेटो वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस ऑफ कोर्स, जो उनको गुरु थे उनके, फ्रॉम whom he adopted the dialectical approach, but he was also influenced by Heraclitus, Parmenides and Pythagoreans। इससे भी जो है ये सब से जो है ये प्लेटो इंस्पायर्ड थे, उन्होंने उसको अप्रोप्रिएट अपने आइडिया में किया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फॉर whom all existence is simply a matter in motion। ये बहुत आसान क्वेश्चन होना चाहिए। मैटर इन मोशन सुनते ही आपको थॉमस हॉब्स का याद आना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप इसको फ्रीज करके ना, स्लाइड को पॉज करके आप अपनी खुद क्वेश्चन को टिक मारिए और फिर देखिए मैं क्या बोलता हूँ, तो आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। आप ये जरूर कीजिए ये ट्रिक। सो फॉर whom all existence is simply a matter in motion, तो ये उनका कहना था कि मैन जो है, या मतलब मैन मतलब ह्यूमन, वुमेन ऑल्सो, दे आर नथिंग बट बंडल ऑफ मैटर इन मोशन। और इमोशंस क्या हैं, वो जो है मोशन क्रिएट्स इमोशन, उन्होंने वाइटल मोशन कहा था और उससे उन्होंने इमोशन, तो उनके लिए सब कुछ जो है वो फिजिक्स था एक तरह से। तो थॉमस हॉब मतलब साइंटिफिक बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। Rousseau won the prize in an essay contest sponsored by the Academy of John Zizon, कर लीजिए डिजॉन पढ़ लीजिए, डिजॉन या जॉन, इन 1749 ऑन द सब्जेक्ट। अब देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया भी है रूसो को, वहां मैंने इसका नाम लिखा भी था। अभी चारों को जब आप पढ़ेंगे ना तो ये तो नन ऑफ द अबव तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सबसे कंप्लीट सेंटेंस है और ये सबसे लंबा भी है, तो आप बिना जाने हुए कि कौन सा सही है आप इसको टिक मार सकते हैं उस ट्रिक से, जहां पे कि जो स्टेटमेंट सबसे लंबा है वही सबसे सही है। हैज द प्रोग्रेस ऑफ द साइंस एंड द आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्यूरिफाई मोरल्स। देखिए ये टॉपिक कितना प्रोवोकेटिव है। इसका ये कहना है कि साइंस एंड आर्ट जो है उसने एक्चुअली मोरलिटी को करप्ट किया है, मतलब समाज जो है ज्यादा अनैतिक हो गया है जितना ही प्रोग्रेस साइंस और आर्ट्स में हुआ है।
और ये कहीं ना कहीं सही भी होती है, क्योंकि नैतिकता का यदि आप देखेंगे इसमें तो बहुत बहस हो सकती है। तो वो जैसे ही नैतिकता को आप तर्क पे कसते हैं ना, नैतिकता डाइल्यूट हो जाती है। और साइंस क्या है, वो तर्क पे सब चीज को कसता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेवल एजर्सन एंड रीजन। आप जानते हैं इसको कैसे हल करना होता है। एजर्सन है फॉर प्लेटो, नॉलेज इज नीदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन। परसेप्शन मतलब आप जो परसीव करते हैं, जो आप देखते हैं और आपको फील होता है कि ये है परसेप्शन, रियलिटी नहीं, परसेप्शन। तो ऐसा प्लेटो कैसे कह सकते हैं कि नॉलेज, सॉरी, ऐसा वो कह सकते हैं इज नाइदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन। यस, फॉर प्लेटो नॉलेज परसेप्शन नहीं है, इल्यूजन नहीं है, ओपिनियन नहीं है। नॉलेज जो है वो है जो इंटेलिजिबल वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है, फॉर्म है, वहां जब आप डुबकी लगाते हैं, जब आप इसेंस किसी चीज का समझ जाते हैं, तब आप जो है आपको नॉलेज मिलती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि निदर है। राइट ओपिनियन इज नॉलेज, हाउ इट कैन बी। जब यहां उन्होंने कह दिया कि ओपिनियन जो है नॉलेज नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये इसका हो जाएगा सी, मतलब एजर्सन करेक्ट बट रीजन फॉल्स। अब देखिए प्लेटो के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए। टू प्लेटो नॉलेज इज वर्च्यू, इट इज नीदर परसेप्शन नॉर ओपिनियन। नहीं है। थ्रू एक्वायरिंग नॉलेज वन कैन सी द इंटेलिजिबल वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, आइडिया, सेंस, उसको हम देख सकते हैं, जिनको उन्होंने बोला था कि ट्रू नॉलेज है जब आप इंटेलिजिबल वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में आप देखने लगते हैं। और जो आप जिस वर्ल्ड में रहते हैं वो विजिबल वर्ल्ड है, वो आपके परसेप्शन ओपिनियन का वर्ल्ड है, वो एक छाया मात्र है इंटेलिजिबल वर्ल्ड का। द लॉ ऑफ द डायलेक्टिक ऑफ मार्क्स डज नॉट इंक्लूड। आपको पता है डायलेक्टिक क्या है, खिंचाव, मतलब हर चीज जो है जैसे कि प्रेम तो घृणा, दिन रात, मतलब कि कोई भी जो आइडिया हो, चाहे कोई मैटर हो, वो अपने अंदर में ही अपना विरोध को छिपाए रखता है, और उस अंतर विरोध से ही वो आगे बढ़ता है। इसको थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस कई लोग कहते हैं, वैसे इन ऑथर्स ने, कभी हेगल ने कहा नहीं। हेगल जो है वो डायलेक्टिक को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले थे। उन्होंने ये आइडिया खुद जो है सोक्रेटिस से लिया था। प्लेटो ने भी इस आइडिया को सोक्रेटिस से लिया था। द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा, ये जो है डायलेक्टिक का एक बेसिक थीम है कि क्वांटिटी क्वालिटी में कन्वर्ट होती है, क्वालिटी क्वांटिटी में कन्वर्ट होती है। इसको आप मास एनर्जी कन्वर्सन भी कह सकते हैं। द लॉ ऑफ यूनिटी ऑफ अपोजिट, तो ये भी यहाँ पे अब क्या है, डज नॉट है। तो अभी तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ द निगेशन, ठीक है, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 हो जाता है। डायलेक्टिक इज कन्फाइंड टू इट्स ऑपरेशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट ओनली। और आपको मिल गया वो क्रूड स्टेटमेंट जिसकी आप खोज कर रहे थे। आपको एक ही चाहिए, और यहाँ पे देखिए कितना क्रूड स्टेटमेंट है, आउटलैंडिश। क्रूड मतलब कि जो सुनने में लगता है गलत है, पास्ट ओनली। आपको पता है कि मार्क्स ने इसी को यूज करके फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था कि सोशलिज्म होगी, फिर कम्युनिज्म होगी। हेगल ने भी जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था, जो उसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट, वर्ल्ड स्पिरिट। और क्या ये केवल पास्ट के लिए है? नो, ये प्रेडिक्टिव भी होती है। इसीलिए ये स्टेटमेंट डी इसका जो है रॉन्ग है। सो मार्क्स ने जो है वो डायलेक्टिकल अप्रोच हेगल से लिया था। उन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की नींव रखी, हेगल ने उसको पूरा अपसाइड डाउन करके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। हु सेड लेनिनिज्म इज मार्क्सिज्म ऑफ द एरा ऑफ इंपेरियलिज्म एंड ऑफ प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन। अब देखिए जैसे ही आपको प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन का जिक्र आए ना, तो आपको लेनिन का याद आना चाहिए। इंपेरियलिज्म का जहां वर्ड आए वहां पे आपको लेनिन का आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि ये कह रहा है लेनिनिज्म, तो लेनिनिज्म खुद लेनिन तो अपना करेंगे नहीं। तो यहां पे आपको एक इंफॉर्मेशन जो मैंने कई बार दिया है कि लेनिनिज्म जो है वो स्टालिन ने क्वाइन किया था, एक तरह से लेनिन की आइडियोलॉजी जैसे मार्क्सिज्म है। तो वो कहते थे कि नहीं, हम लेनिनिज्म पे चलते हैं। लेकिन ये सारी चीजें लेनिन से जुड़ी हुई हैं, तो ये स्टालिन ने लेनिनिज्म का थॉट दिया था, इसलिए इसका सही आंसर है स्टालिन। स्टालिन यहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानिए। ही ऑल्सो गेव द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म इन सिंगल कंट्री। ये क्या था?
बेसिकली ट्रॉट्स्की के साथ स्टालिन का इस बारे में मतभेद था। ट्रॉट्स्की चाहते थे परमानेंट रिवॉल्यूशन इन ऑल द कंट्रीज, सोशलिज्म एक साथ लाया जाए, और इनका कहना था कि नहीं, पहले हम सोशलिज्म अपने कंट्री में जो रसिया है वहां पे उसको स्ट्रांग करेंगे, फिर दूसरे में, तो एक वन टाइम में वन कंट्री पे हमें फोकस करना चाहिए, लाइक दैट, दिस काइंड ऑफ आइडिया। Who among the following political thinker are generally regarded as founders of philosophical approach? One of the easiest question. फिलोसफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच, यदि कोई दो आदमी का नाम लेना हो तो प्लेटो, एरिस्टोटल, उससे और आगे कुछ भी नहीं है। फिलोसफिकल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच के फाउंडर। अब आते हैं हम लोग दूसरी साइकिल जून 2014 के पेपर 3 में। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा क्वेश्चन WPT से पूछे जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फिलोसफी ऑफ JS मिल? ये सब डिफिकल्ट होता है इस टाइप का जवाब देना। अब JS मिल पे इन सभी ने बुक लिखा है, उसमें आपको बड़ी आश्चर्य होगी कि एलन रैंड ने ये बुक लिखा है द फिलोसफी ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल, और केवल यहाँ पे JS मिल कर दिया है फिलोसफी ऑफ JS मिल, तो ये लिखा RP एंस्क्विज ने। तो अब देख सकते हैं कितना कंफ्यूजन है, बट एनीवेज आप जानते हैं तो जानते हैं। हु सेड मैन इज व्हाट ही ईट्स? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार क्वेश्चन देता हूं। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, मैन इज व्हाट ही ईट्स। ये बेसिकली कहता क्या, चलिए आंसर बाद में देखते हैं। ये कहता है कि आदमी जो खाता है वही होता है, मतलब कि जो उसका मटेरियल कंडीशन होता है वही उसकी कॉन्शियसनेस, उसके आइडिया, उसके वजूद, उसके आइडेंटिटी, सबको वही गढ़ता है जो उसका मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ है, जो मार्क्स कहते थे। और मार्क्स ने ये आइडिया किससे लिया था? फेयरबैक से लिया था। फेयरबैक एक जर्मन यंग हेगेलियन थे। हेगेलियन मतलब जो हेगल से प्रभावित तो थे, लेकिन वो हेगल के क्रिटिक भी थे। उसमें से फेयरबैक थे जो कि मटेरियलिज्म के एक तरह से प्रणेता थे, और उनकी मटेरियलिज्म को मार्क्स ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने थीसिस ऑफ फेयरबैक भी लिखा था। सो मैन इज व्हाट ही ईट्स। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू? यहाँ ये क्वेश्चन रॉन्गली वर्डेड है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू मार्क्स ने दिया था, आपको मैंने पढ़ाया है, लेकिन लेबर थ्योरी, यहां तो मार्क्स है ही नहीं। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी ये जो है दिया था जॉन लॉक ने, तो यहाँ गलत है। ये लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं, इसको मान लीजिए कि टाइपो एरर है। और लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? जॉन लॉक ये कहते थे कि यदि हमने अपनी लेबर किसी नेचुरल अनओन्ड चीज में मिला दी तो वो अनओन्ड नेचुरल चीज भी हमारी हो गई। जैसे हमने यदि खेत का एक टुकड़ा लिया और अपनी मेहनत से, लेबर से उसमें बीज बोया, तो उससे जो खेत से जो अनाज हुआ और वो जमीन का टुकड़ा, ये दोनों हमारा हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, हमने अपना लेबर को मिक्स कर दिया अनओन्ड नेचुरल प्रॉपर्टी में। मतलब कंडीशन ये है कि वो नेचुरल प्रॉपर्टी पहले से किसी के द्वारा ओन्ड नहीं हो। तो इसको ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, जो मैं कह रहा हूं वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको रोक के स्लाइड को पढ़ लीजिएगा। Which one of the following is correct regarding the writing of Machiavelli? मतलब इसमें करेक्ट का मतलब कि इसमें से कौन बुक उन्होंने लिखा था? तो डिस्कोर्सेस लिखा था, डिस्कोर्स ऑफ द लिवी, द गोल्डन एस भी लिखा था, और आर्ट ऑफ वॉर तो लिखा ही है, सुनजू ने भी लिखा है इसको, जब माओ जेदांग ने भी लिखा। ध्यान दीजिएगा, 3 लोगों ने आर्ट ऑफ वॉर लिखा है। ऑल ऑफ द अबव फिर से मिल गया, तो आपको पता है ऑल ऑफ द अबव कोई चुनना है और यही है भी। केवल आपको गोल्डन एस में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था। परहैप्स ये एक नाटक था शायद। Plato developed his theory of the nature of the ultimate reality, explaining the actual world in. अब ये क्या कह रहे हैं कि उसने किस बुक में जो है थ्योरी ऑफ द नेचर ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी उन्होंने डिस्क्राइब किया था? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ये उन्होंने किया था टेमायस में। अब इसको जैसे पढ़िए, टेमायस। टेमायस मैं ऑफ कोर्स मैं रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आप सही कर लीजिएगा। द टेमायस इज प्लेटोज अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब हाउ the world came into being. Plato states that it is the only likely story, however, it is an excellent summary of Platonic metaphysics. Metaphysics आपको पता है, वो चीज जो दिखती नहीं है, वर्ल्ड ऑफ बीइंग, जिसको वर्ल्ड ऑफ आइडिया कहते हैं, किसी चीज के होने का इसेंस, जिसको कोई चीज धारण करती है तो हम उसको बोलते हैं कि ये फूल है, उसको मेटाफिजिक्स बोलते हैं। मतलब साइंस ऑफ बीइंग, और जो हमको दिखता है वो साइंस ऑफ बिकमिंग है, वो चीज जब बन जाती है। Timaeus is one of Plato's dialogue. ये भी कई बार पूछा जाता है किस फॉर्म में है। Mostly in the form of a long monologue given by the title character Timaeus of Lockery,
रिटेन इन 360 BC। बहुत ज्यादा इसमें आपको इन्फॉर्मेशन टेमायस का मिल गया है। यहाँ पे लॉ पे भी क्वेश्चन पूछी गई है। लॉ में उन्होंने जो है एक ऐसे स्टेट की परिकल्पना की थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कानून से चलता है। वो उनका आइडियल स्टेट नहीं था, वो सेकंड बेस्ट स्टेट था। और उसी स्टेट को पकड़ के एरिस्टोटल ने अपना जो है बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट बनाया। इसलिए सबाइन ने ये लाइन लिखा कि सेकेंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लाटो बिकेम द बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट फॉर एरिस्टोटल। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। पॉलिटिक्स तो आपको पता है कि एरिस्टोटल की लिखी हुई सेमिनल बुक है, और रिपब्लिक ट्रीटीज प्लाटो की। अब यहाँ पे आइए, यहाँ मैच करने में तो ऑलवेज बहुत आसान होता है क्योंकि एक दो से ही काम चल जाता है। अब यहाँ पे शायद आपने नॉजिक जो है उसको सबसे आसानी से आप मिला सकते हैं। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने दिया था, ये लिबर्टेरियन थे। तो डी का 2 और यहाँ पे देखिए क्या मजा है कि इसी से आपका ये क्रैक हो जाता है। बाकी मिला लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक ही से ये क्रैक हो जाता है और सब नॉलेज देता है आपको। अब यहाँ पे रीजन एजर्सन देखते हैं 10 नंबर में। फॉर रॉल द राइट इज प्रायर टू गुड। अब राइट एंड गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए क्या है। बेसिकली राइट मतलब इंडिविजुअल के अधिकार, गुड है सोसाइटल कॉमन गुड। तो डेफिनेटली रॉल एक लिबरल थिंकर थे। उनके लिए इंडिविजुअल राइट इज अबव सोसाइटल गुड। इंडिविजुअल राइट को सेक्रीफाइस नहीं करना है, इसलिए फॉर रॉल द राइट इज प्रायर टू गुड। ये सही है, क्योंकि उन्होंने, आप याद कीजिए कि जो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस दिया उसमें पहला जो है वो था कि सबको राइट मिलना चाहिए इक्वल लिबर्टी का, मतलब सबको इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए। तो इसलिए राइट इज प्रायर टू गुड। सेकंड है द लॉस ऑफ फ्रीडम फॉर सम इज मेड राइट बाय ग्रेटर गुड शेयर्ड बाय द अदर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का बेसिकली प्रिंसिपल है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यही तो कहता है कि थोड़ा सा जो है आप यदि डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, टैक्स लगाते हैं, आप एक का रॉबिन हुड वाला काम सरकार करती है, अमीर से थोड़ा पैसे लेके गरीब की तरफ देती है, तो वो जो है थोड़ी लॉस ऑफ फ्रीडम होती है कुछ लोगों को, लेकिन सोसाइटल कॉमन गुड बढ़ता है, जो कि उनके डिफरेंस प्रिंसिपल से आता है। इसीलिए ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए जो ऑफिशियल आंसर है बी, और मैं भी इसके साथ जाऊंगा बी। डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। Which one of the following is not included in the well-known saying of Mao? अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है कि मायो ने क्या क्या कहा है। दोनों बहुत इस तरह की बातें कही है, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड, द पार्टी कमांड, ब्ला ब्ला, पढ़ लीजिएगा, और उसके बहुत सारे कोट और भी पढ़ लीजिए नेट पे। लेकिन ये है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसका ऑफिशियल आंसर है बी, पॉलिटिक्स इज वॉर विदाउट ब्लड सेड। लेकिन मैंने जब नेट पे देखा तो इन्होंने ये बात कही है, और मुझे लगता है ये नहीं कही है, ये मैं नहीं खोज पाया। तो आप, और इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, रिसर्च कर लीजिएगा। मुझे लगता है इसका ऑफिशियल आंसर गलत है। मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन इज टेकन फ्रॉम। किस कंट्री से प्रभावित होकर उन्होंने जो है स्टेट और रिवॉल्यूशन का थ्योरी था? जर्मनी से, या ब्रिटिश, या फ्रेंच, अमेरिकन? तो देखिए उनके जो बुक आप देखेंगे, द सिविल वॉर इन फ्रांस, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द 18th ब्रूमराय ऑफ लुई नेपोलियन। तो फ्रांस की जो सामाजिक उस समय का जो था रिवॉल्यूशन का दौर था, उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वहीं से उन्होंने सबसे ज्यादा जो है स्टेट और रिवॉल्यूशन के आइडिया को लिया था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ट्रेडिशन। एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू द क्रिटिकल स्टडी ऑफ द आइडियल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय। अगेन उसी टाइप की क्वेश्चन है कि ये किससे किससे प्रभावित है, और यहाँ भी ऑल ऑफ द अबव है, यहाँ भी सही है। ये प्लाटो से भी उन्होंने लिया, आपको पता है, हिप्पोडेमस से भी लिया, फैलियस से भी लिया। तो ऑल ऑफ द अबव तो मैं हमेशा आपको कहूंगा कि उसके साथ ही जाइएगा, जब तक कि आपको स्ट्रांगली पता ना हो कि वो रॉन्ग है। अब आइए हम लोग दिसंबर 2014 पेपर 2 में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस सिविल पावर as the right of making laws with penalties for the regulating and preserving of property। ध्यान दीजिए कि जब भी प्रॉपर्टी की बात आती है और उसको लॉ जो है वो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, आपको जॉन लॉक का याद आना चाहिए, एंड ऑफ एम्प्लॉइंग द फोर्स ऑफ कम्युनिटी in the execution of such law, all this only for the public good। और उस प्रॉपर्टी की रक्षा, कम्युनिटी की जो कॉमन फोर्स है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, उसको जो भी ऑथोरिटीज को गवर्नमेंट बोलते हैं वो उसको यूज करता है, और ये सब पब्लिक गुड के लिए करता है। ऑफ कोर्स जॉन लॉक ने इसको जो है इस एसे में या बुक में कहा था, एन एसे कंसर्निंग ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जिसको कि टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं जॉन लॉक का। इस बुक में उन्होंने ये कहा था। अच्छा क्वेश्चन है, टफ है लेकिन अच्छा है। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द इमेंसिपेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इज द वर्क ऑफ द वर्किंग क्लास इटसेल्फ।
मतलब ये बेसिकली क्या है, ये कहता है कि वर्किंग क्लास को यदि अपनी मुक्ति चाहिए तो केवल वर्किंग क्लास ही हेल्प कर सकता है, कोई दूसरा आके हेल्प नहीं करेगा। इनफैक्ट ये बात किसने कही थी आप सोचिए, ये कार्ल मार्क्स ने कही थी। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि केवल वर्किंग क्लास अपने ही क्लास का इमेंसिपेशन नहीं करेंगे, ये बोर्जुअजीज क्लास का भी इमेंसिपेशन कर देंगे यदि ये क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना होगी तो। Who of the following gave the slogan turn the imperialist war into a civil war, that is into a proletarian revolution? मैंने पहले भी आपको कहा कि जैसे ही प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन की बात आए, इंपेरियलिज्म की बात आए, आपको लेनिन की याद आनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये इशारा कर रहा हूं कि कुछ की वर्ड से ना आपको थिंकर ध्यान में आ जानी चाहिए, फिर थोड़ा आप उसको इधर उधर तौल करके देख लीजिए। लेकिन मैं आपको यह भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पे विजय प्राप्त करने के लिए ब्रूट नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आप हार जाएंगे इस लड़ाई को। आपको ट्रिकरी करनी पड़ेगी, आपको छद्म लड़ाई करनी पड़ेगी, और ये सब छद्म लड़ाई है। मैंने जैसे देखा इंपेरियलिज्म, प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन, लेनिन की याद आएगी। प्रिजर्विंग प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, नेचुरल राइट, हमें लॉक की याद आनी चाहिए। वर्किंग क्लास का इमेंसिपेशन, कार्ल मार्क्स की याद आनी चाहिए। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एजर्सन रीजन। अब देखिए एजर्सन क्या है। फॉर प्लाटो, मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, फॉर प्लाटो ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ वेल्थ वॉज इनकंसिस्टेंट विथ गुड गवर्नेंस। ये बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि वेल्थ करप्ट करता है, वेल्थ जो है वो करप्शन लाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, जो यहाँ रीजन में लिखा है, ही सॉ नो वे टू एबॉलिश द इविल of wealth except by abolishing the wealth itself so far as soldier and rulers are concerned। आपको पता है उन्होंने कहा कि जो सोल्जर रूरल, जिसको गार्जियन क्लास उन्होंने कहा, वो जो है कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी हो गए। मतलब ना तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे ना प्राइवेट फैमिली रखेंगे, वो बैरक में रहेंगे, उनकी फैमिली भी कॉमन रहेगी, प्रॉपर्टी भी कॉमन रहेगी। केवल जो प्रोड्यूसर क्लास है, जो सर्वहारा वर्ग कह लीजिए या एक तरह से कामगार वर्ग, वो केवल प्रॉपर्टी रखेगा। इससे उन्होंने एक झटके में जो है वो काम कर दिया आइडियल स्टेट में, जो केवल आइडियल स्टेट में हो सकती है। मतलब आप समझिए कि यदि समाज में जो शासन कर रहे हैं उनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी ना रहने दिया जाए तो क्या करप्ट होंगे, सोचिए। सेंट अगस्टाइन्स डी सिवेटेट डेई, बेसिकली इनको देना नहीं चाहिए था। इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द सिटी ऑफ गॉड, और ये देना चाहिए था। सिटी ऑफ गॉड का जो ये क्या होगी, आई थिंक लैटिन होगी, सॉरी, डी सिविटैट डेई लैटिन में होगी, तो इसका माने है सिटी ऑफ गॉड। ये एक सेमिनल बुक है क्रिश्चियन रिलीजन का, और जो सेंट अगस्टाइन, इसको अगस्टाइन ऑफ हिप्पो भी कहते हैं, वो फाउंडर थिंकर हैं क्रिश्चियनिटी के। ये उस समय लिखा गया था जबकि कॉन्स्टेंटाइन ने जो है क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन देने का फैसला किया था। उस समय क्रिश्चियनिटी की जो सारी जो जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स थे वो बन रहे थे, उसमें सेंट अगस्टाइन का हाथ है। और ये 22 बुक में डिवाइड है। ये तो बड़ी ऑब्सक्योर इंफॉर्मेशन है, डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार याद कर लीजिए। लेकिन ये बुक में था क्या, सिटी ऑफ गॉड में बेसिकली वो एक तरह का काल्पनिक, ये कहते हैं कि एक सिटी ऑफ गॉड है और एक सिटी ऑफ मैन है। सिटी ऑफ गॉड और सिटी ऑफ मैन ऐसा मत समझिए कि कोई कोई स्वर्ग और कोई नर्क है। उनका कहना था कि इसी पृथ्वी पे दो वर्ल्ड है। सिटी ऑफ गॉड मतलब जिसमें कि लोग गॉडली बिहेव करते हैं, वर्चुअस बिहेव करते हैं, प्रेम है, सद्भाव है, धोखा नहीं देते। और सिटी ऑफ मैन में सब तरह का जो हॉब्स कहते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है। और इसे मान लीजिए यदि जैसे कि अभी कोई बोलेगा कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, तो आप उसको कह सकते हैं कि रूस जो है सिटी ऑफ मैन की तरह बिहेव कर रहा है, यूक्रेन जो है सिटी ऑफ गॉड। मतलब आप पक्ष ले सकते हैं, उसी टाइप की बातें इसमें थी सिटी ऑफ गॉड में। अब आइए हम लोग चलते हैं दिसंबर 2014 पेपर 3 में। पहला क्वेश्चन देखते ही आपके बाँछें खिल जानी चाहिए। देखिए मैचिंग क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट को हमेशा पसंद आना चाहिए, मैं मानता हूं, क्योंकि एक दो से ही काम चल जाता है। अब जैसे आप देखेंगे इसमें जॉन रॉल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो डी का वन और आपका ये लग जाता है किसी एक से भी। थॉमस पॉग आपको पता है कि ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड हैं, तो ए का 4 और आपका काम चल जाता है। आप पढ़ लीजिएगा बाकी। सुजान मोल्डर ओकिन ने जो है फेमिनिस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ जस्टिस दिया था, और माइकल वॉल्जर, सैंडल, मैकलिंटायर, ये सब सब क्या है, चार्ल्स टेलर एंड ऑल, ये कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस है। नॉक्टर्नल काउंसिल फाइंड्स ए मेंशन इन प्लाटो। अब ये जो है अभी तो मैं मेमोरी से ही बोल रहा हूँ, ये लॉ में जो है मोस्ट प्रोबेबली आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं
कोई मेमोरी से बोल रहा हूँ। बेसिकली नॉक्टर्नल काउंसिल जो थी वो एक तरह का एक लोगों का एक काउंसिल था जो नजर रखती थी, जो मजिस्ट्रेट एंड अदर जो ऑफिसर्स हैं उनके अकाउंट का लेखा जोखा, उस टाइप की एक नॉक्टर्नल। इसलिए कहते थे कि ये लोग रात में मिलते थे, शाम में मिलते थे, तो लॉ में था, लेकिन चेक कर लीजिएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, रीजन रिजर्वेशन देखिए। फॉर एरिस्टोटल द ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर, मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऑथोरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए मास्टर ओवर हिज स्लेव। बिल्कुल उन्होंने ऐसा कहा था कि मास्टर स्लेव का नाता नहीं होता है राजा और उसके सिटीजन में। बिकॉज द स्लेव इज इन्फेरियर फ्रॉम बर्थ एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ, जबकि सिटीजन जो है रूल्ड भी होता है, रूल भी कर सकता है, इसलिए राजा का नाता सिटीजन से वो नहीं होता जो स्लेव का होता है। बिल्कुल सही है, और वो उसको एक्सप्लेन भी करता है। ए। अब मैच करना तो अगेन आसान होना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें सारे जो हैं ऑथर वो हैं जो जिन्होंने जॉन लॉक पे बुक लिखा। आप देखिए मिल पे अभी बुक आपको पूछा गया, जॉन लॉक पे बुक पूछा जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सिलेबस में थिंकर हैं, लॉक, हॉब्स, मिल, उन पर जो किताबें लिखी गई है उसका एक टेबल बना लीजिए। कितना आसान है, आधे घंटे में बन जाएगी नेट से देख के, और फिर आपको कभी कोई परेशानी। इस टाइप के टफ क्वेश्चन को यदि आप क्रैक करेंगे तो आप औरों से आगे निकल जाएंगे। इसका आंसर है ए। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, आप मैच करके पढ़ लीजिएगा। For whom of the following science is the fruit of idle curiosity? लाइन देखिए बहुत मजेदार है ये। Science is the fruit of idle curiosity. Philosophy is mere intellectual frippery. Frippery मतलब होता है सजावट की वस्तु। And the amenities of polite life is tinsel. Tinsel वो रंगीन जो मेटल के लटकाए जाते हैं, वो शादी वोदी में वो है, टिंसल टाउन बोलते हैं। द एमेनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ इज टिंसल। ये उसी एसे में रूसो ने कहा था, जो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, कि जो साइंस एंड आर्ट की जो डेवलपमेंट है वो प्यूरिटी खत्म कर देती है मोरलिटी की, उसको इमोरल करती है। उसी में उन्होंने बुराई की थी साइंस की, ये कहते हुए कि साइंस इज द फ्रूट ऑफ आइडल क्यूरियोसिटी, फिलॉसफी इज मेयर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी है, सजावट की वस्तु है, और एमेनिटीज ऑफ पोलाइट लाइफ जो है वो टिंसल है, ये सब कुछ होता नहीं है। सो रूसो। अब ये लाइन को इसलिए याद कर लीजिए कि कई जगह आपको पूछा जा सकता है। ये बेसिकली उनका कहने का मतलब यही था जो यहाँ मैंने लिखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मोरालिटी, इथिक्स, रिवरेंस एंड फेथ वेर मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस। उनका कहना था कि ये सब इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी, इथिक्स, रिवरेंस, इमोशंस, फीलिंग, वैल्यू, फेथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस और आर्ट, जो कि इन सब चीजों को डाइल्यूट करता है। ये उन्होंने कहा था ए डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। बाद में उन्होंने उस एसे को बुक में कन्वर्ट किया, डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस। उन्होंने ए डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी, ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी भी लिखा था। अब यहाँ आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मार्क्स थ्योरी ऑफ एलियनेशन। 4 एलियनेशन उन्होंने दिया था, एलियनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ लेबर। अब यहाँ देखिए क्या है, डिस एलिनिएशन फ्रॉम स्पेसिस बीइंग। नो, एलिनिएशन, डिस कट जाता तो ये सही हो जाता, ये गलत हो गया। तो एलिनिएशन फ्रॉम स्पेसिस बीइंग एंड एलिनिएशन फ्रॉम मैन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने इस बुक में इसको एक्सप्लेन किया था, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में। ये बुक को याद कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा सकता है कि एलिनिएशन की थ्योरी उन्होंने किस बुक में दी थी। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि एलिनिएशन की जो थ्योरी है मार्क्स की, वो यंग मार्क्स कहलाते हैं, जब वो जवान थे और वो बहुत ही अलग उनका थॉट था। बाद में जब वो मैच्योर मार्क्स हो गए, जब उन्होंने कैपिटल और अदर बुक लिखी, तो उसमें एलिनिएशन से वो निकल गए थे। तीसरा क्वेश्चन इसे पूछा जाता है कि वो कौन सा बुक था जो यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स को अलग करता है। ये लुई अल्थेजर का ये सब दिया हुआ है। ये उस बुक का नाम है जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 में परहैप्स उन्होंने लिखी थी। तो ये एक बॉर्डर लाइन है जिसके एक तरफ जो है वो, जैसे ये यंग मार्क्स हैं, और उसके उधर जो है वो मैच्योर्ड मार्क्स हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं जून 2015 पेपर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, जो इसका पहला क्वेश्चन है, Who of the following fled Athens for Chalcis? प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, जैसे पढ़िए, मतलब कौन भाग गया था एथेंस से कैल्किस, जो एक आइलैंड था उधर एथेंस के सिटी स्टेट के ऑफ में, इन ऑर्डर दैट द एथेनियंस माइट नॉट कमिट ए सेकेंड क्राइम अगेंस्ट फिलोसफी। उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए भाग गया कि एथेंस के जो पीपुल हैं वो दूसरी बार किसी फिलोसफर को
ना मार के क्राइम करे, मतलब वो जो एक फिलोसफर को मारने का जो पाप होता है वो ना ले। तो वो किसके बारे में कह रहे थे? वो कह रहे थे सॉक्रेटिस के बारे में, जो उनके गुरु के गुरु थे। और ये कौन थे जो भाग गए थे? ये थे एरिस्टोटल। क्यों भाग गए थे? क्योंकि एरिस्टोटल बेसिकली मैसिडोनिया के थे, वहीं जहां के अलेक्जेंडर द ग्रेट थे। वो अलेक्जेंडर को उन्होंने बचपन में पढ़ाया भी था। और वो वहां से अपनी कर्म भूमि एथेंस में आया, वहां उन्होंने प्लेटो से शिक्षा ली उनके एकेडमी में, और फिर अपना एकेडमी खोला जिसका नाम था लीसियम। ये भी पूछा जाता है, लाइसम जिसको भी कह लीजिए। लेकिन जब मैसेडोनिया ने चढ़ाई कर दी थी एथेंस पे, तो एथेंस में मैसेडोनिया के लोगों के प्रति बहुत घृणा फैल गया था, और उस डर से वो भाग गए थे कहीं उनको भी सजा ना दी जाए, और ये कहते हुए कि मैं उनको पाप करने का अवसर नहीं दूंगा। Who among the following said of Rousseau, ardent apostle, apostle मतलब गुरु, ardent apostle of reason, he has done more than most to prepare the way for the age of unreason in which he live। मतलब उन्होंने रीजन को काटने, आपने देखा कितना साइंस, रीजन, फिलॉसफी को उन्होंने इमोशन, वैल्यू, फीलिंग से नीचे रखा था। तो वही बात ये कौन कहते हैं? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये सब। वैपर ने बुक लिखा था पॉलिटिकल थॉट, और उसमें उन्होंने ये लाइन कहा था। ये सब पकड़ना बहुत मुश्किल है जब तक कि आप, लेकिन इसमें जानना ये जरूरी है कि वाइपर, सबाइन, मैक्सी, इन सब ने जो है पॉलिटिकल थॉट पे बहुत सेमिनल बुक लिखे हैं, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। कार्ल पॉपर आपको पता है फाल्सिफिकेशन के लिए जाने जाते हैं, कि वो थ्योरी साइंटिफिक है जिसको आप फाल्सिफाई कर सकें। ये जो है पीस मिल सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी जाने जाते हैं। और ये इन्होंने जो बुक लिखी थी एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, जिसमें उन्होंने मार्क्स, हेगल, प्लेटो, इनकी बुराई की थी, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए। मैच करना तो ये बहुत आसान है। जब आपको हॉब्स, लॉक, रूसो मिल आए तो क्या आपको लगता है कि आप नहीं मैच कर पाएंगे? किसी से भी मैच कर सकते हैं। लेट अस टेक हॉब्स। तो हॉब्स यदि आप देखेंगे तो डिफेंस ऑफ सॉवरेनिटी एंड एजर्शन ऑफ द क्लेम ऑफ पॉलिटिकल ऑथोरिटी ओवर रिलीजन, ये हॉब्स का ही ये व्यू है मुझे लगता है। लॉक में आप देखेंगे तो लिमिटेड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। चलिए लॉक से चलते हैं, बी का 3। तो बी का 3 में तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक फिर भी गायब होता है, और ए का 1, तो ए का 1 और बी का 3 में 2 हैं, एक गायब हो जाता है। और रूसो यदि आप देखें तो यहाँ डिफेंस इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये मिल से मिला दीजिए, डी का 2 और डी का 2 यहाँ है, और ये मिल जाता है। ठीक है, 3 पर गए हैं क्योंकि बहुत आसान है। Which one of the following social contract tradition has not been revitalized? Revitalize is a very good word, इसको याद कर लीजिए। Revitalize का मतलब होता है फिर से पुनः जिंदा कर देना, पुनर्जीवन दे देना। ऐसे कोई मान लीजिए कि पेड़ मुरझा गया था लेकिन फिर से जिंदा हो गया, कोई नदी सूख गई थी फिर से पानी भर गया, तो रिवेटलाइज हो गया। कोई जीवन ही जो है वो सूख गया था लेकिन फिर रिवेटलाइज हो गया। सो किसने जो है रिवेटलाइज जो किया है? सो इसमें से कौन सा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को जॉन रॉल ने रिवेटलाइज नहीं किया है अपने बुक में ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में? तो आप देखेंगे तो लॉक, रूसो, कांट सब का किया, लेकिन हॉब्सियन आइडिया उन्होंने नहीं लिया है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में हॉब्सियन आइडिया तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसको आप Who among the following compares the organization of civil society to a powerful system of fortresses and earthworks standing behind the state? मैंने आपको सिविल सोसाइटी पढ़ाया है। सिविल सोसाइटी में आपको याद होगा मैंने मार्क्सिस्ट जो विजन है सिविल सोसाइटी का, उसमें ग्राम्स्ची पढ़ाया है। ग्राम्स्ची ने ये बात कही थी, वो वॉर से बहुत प्रभावित थे, उनको वॉर बहुत पसंद था। तो उसमें कैसे होता है, जैसे अभी यूक्रेन में हो रहा है कि सेना जो है उनके ट्रेंच में, अर्थ वर्क्स में और फोर्ट्रेस में छिपी हुई है, इंतजार कर रही है केव के अंदर की उसी से ना घुसे और हम उसको बचाएंगे। तो उसी तरह से उनका कहना था कि जो सिविल सोसाइटी है वो इस तरह की फोर्ट्रेस है कैपिटलिज्म के लिए, जब तक आप उस पर विजय नहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि सिविल सोसाइटी वो एरिना है जहां पे कि आइडियोलॉजी बनती है, और उस आइडियोलॉजी से हेजेमनी जो है स्टैब्लिश होती है डोमिनेंट क्लास की डोमिनेटेड क्लास पे। ये उनका कहना था, ग्राम्स्ची। अब हम लोग आते हैं जून 2015 पेपर 3। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। आपको पता है रीजनराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। फेडरिक हयाक पोर्ट्रेट स्टेट इंटरवेंशन एंड कलेक्टिविज्म even in their moderate forms as inevitably leading to an erosion of liberty। ये बात लंबी चौड़ी है, लेकिन
ये बात सही है कि स्टेट इंटरवेंशन एंड कलेक्टिविज्म के वो समर्थक नहीं थे, तो इसीलिए ये ट्रू है। और रीजन क्या है देखिए, ही इज ए सपोर्टर ऑफ, ही वाज ऑफ कोर्स ए सपोर्टर ऑफ लेसेस फेयर एंड अपोनेंट ऑफ केनीसियन इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर स्टेट। बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दिया आपको। लेसेस फेयर स्टेट वो होता है जो इकोनॉमिक मामलों में या किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, समाज में जो चल रहा है उसको चलने देता है। उसका अगेंस्ट जो है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट होती है, तो वो लिसेज फेयर गवर्नमेंट के कोई भी लिबर्टेरियन जो है समर्थन करेगा, एक तरह का नाइट वॉचमैन स्टेट होता है। और केनीसियन इकोनॉमिक्स क्या होती थी, वो मैरिड केनीस ने दिया था, मतलब उसमें वेलफेयरिज्म थी, मतलब स्टेट जो है लॉट ऑफ खर्च करे जिससे कि डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े समाज में, जो इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं। इन दोनों के हयाक जो हैं अपोजिशन में थे। हयाक जो हैं वो एक तरह के इकोनॉमिक गुरु थे मार्गरेट थैचर के, ये इंग्लैंड से भी थे, और इन्हीं के बताए हुए रास्ते पे थैचर और रेगन चल करके नियो लिबरलिज्म या मार्केट लिबरलिज्म को लाए थे, जो अभी भी वर्ल्ड में राज कर रहा है। तो ये एक तरह के लॉजिक के साथ लिबर्टेरियन है, तो ये ए कह सकते हैं आप। For whom ideas and not the material condition of production are the effective cause of revolution. अब यहाँ उल्टा है, not material condition of production but the idea is the effective cause of revolution. तो ये कौन कहा होगा आप समझिए। मार्क्स तो कह नहीं सकते, एंगल्स तो, ये दोनों तो मेटेरियलिस्टिक थे, तो एक मेटेरियलिज्म के समर्थक थे, तो ये दोनों कहेंगे नहीं। स्टालिन इस टाइप के कोई थॉट देने वाले थे नहीं, तो लेनिन बच जाता है, आप अंदाज से कह सकते हैं, और यही सही भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। मार्क्स ड्रू डिस्टिंक्शन, तो आपको एक ही गलत खोजना है, मार्क्स ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन आइडियोलॉजी एंड साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन डिनाउंस्ड आइडियोलॉजी एज क्लाउडी मेटाफिजिक्स, मैंने आपको बताया मेटाफिजिक्स क्या होता है, दैट इग्नोर्ड हिस्ट्री एंड रियलिटी। डी ट्रेसी कॉइंड द टर्म आइडियोलॉजी। डैनियल बेल टॉक्ड ऑफ आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड, और आपको मिल गया। आप यदि मेरे साथ बने हुए हैं इतने दिनों से वीडियो में, तो आपको पता है कि डैनियल बेल ने जो बुक लिखा था उसका नाम था एंड ऑफ आइडियोलॉजी, नॉट आइडियोलॉजी विदाउट एन एंड, एकदम बिल्कुल उल्टा सीधा। तो जब आपको एक स्टेटमेंट मिल गया तो बाकी तो तीनों सही होंगे ही, तो आप बस पढ़ लीजिए। अब डी ट्रेसी के बारे में इसलिए जान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसका पूरा नाम था डेस्टट डी ट्रेसी। इन 1801 coined the term ideology, आइडियोलॉज और आइडियोलॉजी में बदल गई, वो आइडिया से ही आया, साइंस ऑफ आइडिया से, तो इसको भी याद कर लीजिए। Which of the following statement is false with respect to Plato's idea? देखिए प्लाटो कितने फेमस है, कितनी बार पूछा गया है। डिवीजन ऑफ फंक्शन डज नॉट रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड। अब ये अपने आप में गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज डिवीजन ऑफ फंक्शन डज रेस्ट ऑन डिफरेंस ऑफ एप्टीट्यूड। आपको याद है ना उन्होंने कैसे डिवाइड किया था, जिसकी एप्टीट्यूड जो है रीजन से गाइडेड होती है, मतलब सोल जो है डोमिनेटेड बाय रीजन है, तो वो फिलोसफर किंग होंगे, जिनका पैशन से है वो या स्पिरिट से है वो सोल्जर क्लास होंगे, और जिनका एपेटाइट से है वो जो प्रोड्यूसर क्लास होंगे। इसलिए ये हो गया रॉन्ग। अब चूंकि एक ही इसमें से खोजना है तो बाकी आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तीनों सही होंगे, इसको पढ़ लीजिए बस। हु ऑफ द फॉलोइंग नोट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव पावर ऑफ द स्टेट। जैसे ही फेडरेटिव पावर आया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फेडरेटिव, आपको जॉन लॉक याद आने चाहिए। उन्होंने इस तरह से जो है स्टेट के ऑर्गन्स को बांटा था। फेडरेटिव पावर याद रखिए, मतलब एक तरह का फॉरेन पावर इसमें आता है, वो फेडरेटिव पावर के अंदर उन्होंने दिया था। लॉक। Which of the following is not an idea of Rousseau? A thinking man is depraved animal. अभी जस्ट आपने पढ़ा उसी का एक पैराफ्रेजिंग है। यस मतलब थिंक नहीं, ज्यादा मतलब कि दिमाग नहीं देना है, नेचुरली सोचना है, जैसा नेचर आपको इंपल्स देता है वो सोचना है, वो ज्यादा अच्छा लाइफ है, इंस्टीट्यूट की हर चीज को सोच विचार करते रहें। साइंस इज द फ्रूट ऑफ क्यूरियोसिटी, फिलोसफी इज द मेयर इंटेलेक्चुअल फ्रिपरी, जनरल विल इज द सम टोटल ऑफ द विल। तो जब ये तीनों सही है तो जरूर गलत होगा, सम टोटल ऑफ द विल नहीं है, वो एक कलेक्टिव माइंड है, कंसेंसस है, वो जब आप अपने हायर सेल्फ से सभी लोग सोचते हैं, ये कोई अर्थमेटिक सम नहीं है विल का। फॉर जेएस मिल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, इस पर ध्यान दीजिएगा, कई बार हम इसको ट्रू पढ़ लेते हैं। प्लेजर्स डिफर इन क्वालिटी। आपको पता है उन्होंने प्लेजर का फर्क किया था कि नॉवेल पढ़ के प्लेजर लेना
और शराब पी करके लेना, दोनों में बहुत फर्क है, एक हायर प्लेजर एक लोअर प्लेजर। तो क्वालिटी उन्होंने डिवाइड कर दिया। द फेलिसिफिक कैलकुलस इज एब्सर्ड। फेलिसिटी क्या होती है, मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसको फेलिसिटी बोलते हैं। तो फेलिसिफिक कैलकुलस एब्सर्ड है, मतलब आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस को कोई स्केल पे नहीं नाप सकते हैं। ये भी उन्होंने कहा था, द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ। अब ये क्रूड स्टेटमेंट है, इस टाइप की बातें सही होती नहीं है। इज द फाइनल एंड ऑफ लाइफ, ऐसा ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, ये गलत है, आपको गलत मिल गया। द लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिजायर्स, तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है, सही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनफैक्ट वो नॉन यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट भी देते हैं अपने थॉट को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये तो कभी है ही नहीं कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ही जो है सब कुछ फाइनल एंड ऑफ लाइफ है। फॉर कार्ल मार्क्स, इस तरह के स्टेटमेंट आपको हेल्प करते हैं, ऐसे क्रूड स्टेटमेंट। द कार्ल मार्क्स हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूटोपियन सोशलिस्ट। ये इतना आसान क्वेश्चन है इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ एंगल्स दिया हुआ है, एंगल उनके पार्टनर थे, उनको क्यों वो यूटोपियन सोशलिस्ट मानेंगे, ये तो उनके साथ साइंटिफिक सोशलिज्म के पार्टनर थे। तो सेंट साइमन, प्रोदन, फूरियर, यदि आप नहीं भी जानते हैं तब भी आप कह सकते हैं कि ये तो नहीं होगा, आपको एक ही खोजना था। यूटोपियन सोशलिस्ट कौन थे, ये सब हैं। प्रूथन के बारे में एक बात और जान लीजिए, इन्होंने दिया था प्रॉपर्टी एज थेफ्ट, और उसी को मार्क्स ने आगे बढ़ाया कि प्रॉफिट इज थेफ्ट। तो ये सब जो हैं वो सोशलिस्ट थे, लेकिन इनको ये कहते थे, अर्ली सोशलिस्ट थे, लेकिन मार्क्स कहते थे कि इनका सोशलिज्म जो है ना यूटोपिक है, साइंटिफिक नहीं है, डिराइड करने के लिए, बुराई करने के लिए। Which of the following is not an expression of the constitutional rule of Aristotle? एरिस्टोटल ने आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत काम किया, 6 टाइप का आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन दिया, इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल रूल का नहीं है कंपोनेंट? रूल इन पब्लिक इंटरेस्ट है, इन लॉफुल रूल है, ए गवर्नमेंट ऑफ विलिंग सब्जेक्ट है, तो ये तो गलत होगा ही। इनकंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ द सब्जेक्ट, ऐसा कभी हो सकता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल जो है वो सब्जेक्ट की डिग्निटी से हट के हो? नहीं हो सकता, इसलिए गलत है। हु ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट द फेलिसिटी, फेलिसिटी वही जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज कंटिन्यूड सक्सेस। तो एक्सट्रीम हैप्पीनेस क्या है? कंटिन्यूड सक्सेस इन ऑब्टेनिंग दोज थिंग्स विच ए मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर। मतलब कि जो एक्सट्रीम हैप्पीनेस मानव के लिए कुछ नहीं है, बल्कि जो चीज आप डिजायर करते हैं उसको आप सक्सेसफुली यदि एक्वायर करते चले जाएं, फिर आपको और खुशी चाहिए तो और एक्वायर करें, और डिजायर करें, और एक्वायर करें जब तक मर ना जाए। ये बात हॉब्स ने कही थी। ह्यूमन का जो नेचर होता है यही उसके लिए हैप्पीनेस है, यही हैप्पीनेस का डेफिनेशन है। अब हम लोग आ गए हैं दिसंबर 2015 पेपर 2 पे। Plato's communism of family and property was largely derived from the experience of। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि इसमें ऑप्शन दो भी हैं, एक भी हैं, लेकिन यदि आपने ठीक से पढ़ा है उनके थॉट को तो आपको पता है कि वो स्पार्टा से उन्होंने लिया था। स्पार्टा स्पार्टियन वे ऑफ लाइफ भी हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत ऑस्टर होता है, बहुत अपने को बहुत काबू में रखने का और बहुत ही इथिक्स से चलने वाला जो होता है, सेक्रीफाइस करने और जमीन पे सो जाना और कम खाना और मेहनत करना। तो स्पार्टन वे ऑफ लाइफ जो था उससे बहुत वो प्रभावित हुए थे, और उसी बेसिस पे उन्होंने जो है बैरक में रहना, गार्जियन क्लास का और प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं रखना को रखा था। तो सी ओनली, उससे काफी काफी प्रभावित थे प्लेटो। एथेंस स्पार्टा में लड़ाई होती थी, स्पार्टा ने हरा दिया था एथेंस को। अब यहाँ ये तो बहुत आसान है क्योंकि इतने फेमस थिंकर हैं, तो चलिए हम लोग मैकियावेली से करते हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। सही है, तो इससे करते हैं। ए का 2 फर्स्ट मॉडर्न माने जाते हैं, तो ए का 2 पॉजिटिविस्ट स्कूल, पॉजिटिविज्म के जो फादर हैं अगस्ट कॉम्टे हैं, तो बी का 3। तो चलिए इससे आपका बात बन गया, बाकी आप मैच कर लीजिएगा, काफी आसान है। फिर ये भी बहुत आसान होगा, आपको पता है पार्टीलेस डेमोक्रेसी जयप्रकाश नारायण ने दिया है, आपको कई बार मैंने बताया है। सी का 1, तो सी का 1, इससे ये 2 तो खत्म हो गया। अब रॉबर्ट नॉजिक जो है वो नियो लिबरलिज्म आप कर सकते हैं, इसको लिबर्टेरियनिज्म भी बोलते हैं, तो डी का 3 तो दोनों में है। जॉन लॉक जो है वो कॉन्सेंट थ्योरी उन्होंने दिया था, तो ए का 2 और ये आपका सही, ठीक है। अब यहाँ ये भी बहुत आसान है। माओ जेदांग, जिसको माओ से तुंग भी कहते हैं, कल्चरल रिवॉल्यूशन इससे जोड़ दीजिए, तो ए का 2, ये दो तो खत्म हो जाते हैं।
लेनिन जो है उनके साथ प्रोलेटारियन रिवॉल्यूशन डिक्टेटरशिप तो आप मार्क्स के साथ जोड़ सकते हैं, सी का 1 तो सी का 1 और आपका ये क्रैक हो जाता है, बाकी मैच कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही डिफिकल्ट है कि मार्क्स के ये बुक हैं, अब इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए, जैसा पूछा जा रहा है तो इवन आगे एक एशिया बर्लिन के बुक का भी है। एनीवेज मैंने केवल दे दिया है ए, याद कर लीजिए। ए में जो है ये क्रम है, आप इसको रट लीजिए। और भी बुक्स, इसका मतलब है कि जो सिलेबस में जितने आपके थिंकर हैं उनके सारे बुक को लीजिए, मैं गाइड में यही करने जा रहा हूं, और उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लीजिए और उसको एक जगह रख लीजिए और आंख से देखते रहिए एग्जाम के टाइम तक। दैट इज द ओनली वे टू हैव सम काइंड ऑफ आइडिया। दिसंबर 2015 पेपर 3, which of the following statement relating to Mao's theory of contradictions are true? contradiction पे उन्होंने बहुत काम किया, एक तरह का contradiction समझिए डायलेक्टिक जैसी बात है। कंट्राडिक्शंस आर यूनिवर्सल इन ऑल टाइम इन ऑल सोसाइटी, सही है। एंटागोनिस्टिक, उन्होंने दो टाइप का कंट्राडिक्शन दिया था, एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक। एंड एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शंस एग्जिस्ट अमंग द हॉस्टाइल क्लासेस इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव फोर्सेस, सही है। नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शंस कुड एग्जिस्ट अमंग पीपल व्हिच कुड बी रिजॉल्व विदाउट रिसोर्टिंग टू वायलेंस, ये भी सही है। कंट्राडिक्शंस हैव नो प्लेस इन सोशलिस्ट सिस्टम, अब ये एक क्रूड स्टेटमेंट है। अब देखिए चौथा पांचवा क्रूड स्टेटमेंट आपको मिल रहा है और ये आपको हेल्प करता है कि ये तो जरूर गलत होगा। तो जब ये गलत होगा तो ए बी सी जो है वो सही होगा, तो ए बी सी सही है। अब यहां देखिए एजरसन, फॉर जॉन लॉक नेचुरल राइट आर ए प्रोडक्ट ऑफ नेचर, ट्रू। स्टेट हैज टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड दिस राइट, ट्रू। इसलिए क्योंकि ये नेचुरल राइट है, तो नेचर की राइट जो है स्टेट के ऊपर है, क्योंकि नेचर स्टेट से प्रायर है। स्टेट ऑफ नेचर के बाद ही जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और स्टेट बनी, इसलिए स्टेट किसी भी ऐसे राइट का हनन नहीं कर सकता जो नेचर ने हमें दिया है, तो ए। Which of the following is not true of Aristotle's theory of state? Organic conception of state है, ओके यस। स्टेट एज ए मैग्निफाइड इंडिविजुअल कहा तो था प्लेटो ने, लेकिन चलिए इसको देखते हैं क्या है। राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल कैन एग्जिस्ट ओनली एज ए मेंबर ऑफ द स्टेट, उन्होंने ऐसा कहा था, इसलिए ये ट्रू है। देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड एंड ऑफ द स्टेट, यस, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए बी, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर है सी, मतलब कि ये जो है ट्रू नहीं है। तो इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार से तो ये प्लेटो ने कहा तो शायद ये सही नहीं है और ये सही है, लेकिन पढ़ लीजिएगा और रिसर्च कर लीजिए। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज ऑफ, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है कि इसका कहीं पे आंसर कुछ है, कहीं पे आंसर कुछ है। बहुत जगह ऑफिशियल आंसर तो है कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इथिक्स एंड रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया, मतलब सेकुलरिज्म के चलते ये मॉडर्न थिंकर है, ये भी यही कहता है यूजीसी नेट। लेकिन कई जगह मैंने देखा है ऐसे डीयूईटी जेएनयू में कि वो कहते हैं कि ही वाज फोर रनर ऑफ द थॉट ऑफ नेशन स्टेट, मतलब पहली बार उनके ही थॉट में नेशन स्टेट की बात झलकती है, इसलिए वो मॉडर्न थिंकर थे। अब देखिए कितना कंफ्यूजिंग है, तो आपके लिए कोई उपाय नहीं है कि इसको कैसे बचें, इससे इसको चैलेंज ही केवल कर सकते हैं मेरे अनुसार से, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। दोनों ही सही है। Which one of the following statement of Hobbes was wrong? State of nature was pre-political and pre-social. Yes. अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। लॉक के लिए इट वाज प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल, इट वाज सोशल बट प्री पॉलिटिकल, ये ध्यान रखिएगा लॉक के लिए। सॉवरेन वाज ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, नो, तो ये मिल गया आपको, ये जो है नहीं है। और चूंकि एक ही इसमें से इनकरेक्ट, इसलिए ये दोनों करेक्ट होगा ही, आप बस पढ़ लीजिए। जॉन लॉक्स कंट्रीब्यूशन चीफली लाइज इन, कॉन्सेंट थ्योरी दिया उन्होंने, लिमिटेड गवर्नमेंट दिया, और चूंकि दो ही करेक्ट है इसमें तो बाकी आपको पढ़ना भी नहीं है, दो जरूर इनकरेक्ट होंगे और ए और बी ही सही होगा, क्योंकि दो ही करेक्ट है और आपको दो मिल चुका है। ट्रिक मैच करना तो इतना आसान है, वेल ऑफ इग्नोरेंस आपको जॉन रॉल, तो ए का 3, ए का 3, और इससे आसान क्वेश्चन इसको लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं। अब बताइए वेल ऑफ इग्नोरेंस जॉन रॉल ने दिया है, यदि यूजीसी नेट में पूछा जाता है और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? लड्डू। मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स, उसी टाइप का। फेयर बैक का याद कीजिए कुछ क्वेश्चन पहले, मैन इज वॉट he eats, यहां पे है मैन मस्ट ईट बिफोर ही थिंक्स, टू ईट ही मस्ट प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज ए बेसिक एक्टिविटी, हु सेड दिस? और कौन कह सकता है ये बात? मार्क्स बोलेगा, कार्ल मार्क्स।
Which of the following thinkers held the view that the probable mischief of obedience? अब देखिए ये वर्ड इंग्लिश का समझिए. Probable मतलब मोस्ट पॉसिबल, मिसचीफ ऑफ ओबीडियंस, यदि आप लॉ को मानते हैं तो उससे जो नुकसान हो सकता है, आपको हो, बहुत लोगों को हो, आर लेस देन द प्रोबेबल मिसचीफ ऑफ रेजिस्टेंस, और यदि आप नहीं मानते हैं लॉ को तो उससे जो परेशानी हो सकती है समाज को, कुछ लोगों को, तो उसमें इनका कहना है थिंकर का कि मिसचीफ ऑफ ओबीडियंस जो है वो लेस है देन मिसचीफ ऑफ द रेजिस्टेंस. तो इसीलिए हमें लॉ को मानना चाहिए, अबाइड करना चाहिए. तो ये सुन के ही आपको यूटिलिटेरियनिज्म नजर आता होगा कि इसमें कम नुकसान है इस ऑप्शन से. जिसमें कम नुकसान हो मतलब ज्यादा लोग हैप्पी हो, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, वो अपनाना चाहिए. तो जेरेमी बेंथम, हु वाज द फादर ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म. Dialectical materialism of Karl Marx postulate that matter is in a state of motion. Motion in the matter is due to the presence of environment. Law of transformation is both quantitative quality, भी आपने देखा ये सही है. Conflict in matter is continuous and endless. तो मेरे अनुसार से C और D होना चाहिए, लेकिन इसका ऑफिशियल आंसर B एंड D है. मैं टिक मार्क कर रहा हूं और पढ़ लीजिएगा. ये दूसरी बार डायलेक्टिकल पे पूछा गया है, कंफ्यूजिंग वे में सेटर खुद ही कंफ्यूज है. Which of the following statement is correct regarding J.S. Mill? Correct, ध्यान दीजिएगा, not incorrect. State is justified in conforming itself to limited function. अब चलिए अभी देखते हैं. Welfare policies are more important. अब यहाँ ध्यान दीजिए, दो ही या एक सही है. वेलफेयर पॉलिसी, इसको भी देखते हैं. स्टेट इंटरवेंशन इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन नहीं होना चाहिए कभी, और स्टेट इंटरवेंशन इनटू अदर रिगार्डिंग एक्शन जस्टिफाइड है, तो डी तो जस्टिफाइड है ही. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद डी छोड़ के और कोई नहीं है, लेकिन चेक कर लीजिए. मेमोरी से बोल रहा हूँ, शायद यही सही आंसर है, चेक कर लीजिए. जून 2016 में हम लोग पहुंच गए हैं. पेपर 2, ये सेकेंड लास्ट साइकिल है. लेट अस बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन और नंबर 1 भी है. फॉर प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू, ध्यान दीजिएगा. आइडियाज आर सब्सटेंस, आइडिया आर सब्सटेंसेस. चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं. आइडियाज आर इसेंस ऑफ ऑल थिंग, बिल्कुल सही है. आइडियाज आर रिफ्लेक्शन ऑफ द थिंग्स, नो, उल्टा है. थिंग्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द आइडिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है. आइडियाज आर यूनिवर्सल, एकदम सही है. अब इसमें देखिए बी और डी तो बिल्कुल सही है, तो बी और डी तो ठीक है, बी और डी जो है सही है. अब लेकिन आपको एक क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन ये नहीं है क्या सही है, क्वेश्चन है ये क्या सही नहीं है. तो सही नहीं में यदि आप देखेंगे तो ये सी तो बिल्कुल ही सही नहीं है, और यहाँ पे सी है, सी के साथ ए कुछ है नहीं, इसलिए इसको आप सही मान लीजिए. आइडियाज आर सब्सटेंस, तो फॉर्म ऑफ आइडिया दे आर इसेंशियल सब्सटेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इसलिए यहाँ लिखा है आइडियाज आर सब्सटेंस. दे आर इसेंशियल सब्सटेंस ऑफ एनी, मतलब इसेंस का मतलब सब्सटेंस ऑफ वॉट एवर इज रियल enough to be known or any level, that is idea. The world of idea is intelligible world, जिसको आप knowledge के नजर से देख सकते हैं. जिस वर्ल्ड में आप रहते हैं वो visible world है, वो shadow world है, वो world of perception opinion है, वो real world नहीं है. यही प्लेटो का थॉट था, metaphysics. Who among the following is called Machiavelli's prince, the great and true conception of a real political genius with the highest and noblest purpose? ये यदि आपने हेगल को पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ाया है तो उन्होंने ये बात कही है. अब ये यहाँ पे वही मैं कह रहा था कि इससे आप बर्लिन के इन 4 बुक को अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है. आप देख सकते हैं उन्होंने जो बुक लिखा है ये उस क्रम में है, तो आप इसका ऑफिशियल आंसर सी है. ये आपको अगेन इंडिकेट कर रहा है कि जितने आपके सिलेबस में थिंकर हैं उनके जो बुक हैं, मेन बुक 5-6, उसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके याद कर लीजिए. मैंने अपने गाइड में करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. Who among the following conceived the society as a cooperative venture for mutual advantage? ये बहुत अच्छा लाइन है जिसको आप याद कर लीजिए. इसके साथ में बहुत सारे और भी जो फ्रेजेज हैं जॉन रॉल का याद कर लीजिए. एक है डिफरेंस प्रिंसिपल, एक है एंड स्टेट ऑफ जस्टिस, एक है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, दूसरा है ओवरलैपिंग कंसेंसस, and finally a cooperative society as a cooperative venture for mutual advantage. ये जॉन रॉल का थॉट है. एजरसन देखिए क्या है इसमें. फॉर फुकुयामा, जिन्होंने लिखा था एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन,
तो वो क्या कहते हैं, क्यों एंड ऑफ हिस्ट्री था? फॉर फुकुयामा, लिबरल डेमोक्रेसी में कंस्टिट्यूट द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन. For Fukuyama, liberal democracy may constitute the end point of mankind's ideological evolution. Of course, ये उन्होंने कहा था, और इसलिए रीजन भी सही है. The earlier forms of government were characterized by grave defects and irrationalities that led to their eventual collapse. So दोनों सही है, एक्सप्लेन भी करता है, ए है. अब मैच करना है आपको. मैंने क्विंटन स्किनर पढ़ाया है, लेकिन इसको अभी छोड़ दीजिए, माइकल सैंडल पे चलते हैं. लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस उन्होंने लिखा है, तो बी का 3 और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. आप बाकी को मैच कर लीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. एजर्सन है, फॉर रूसो ए थिंकिंग मैन इज ए डिप्रेव्ड एनिमल. थर्ड टाइम वही लाइन घूम घूम के आ रहा है. रीजन है, कॉमन इमोशंस गिव वैल्यू टू लाइफ. इंस्टीड ऑफ रीजन साइंस इमोशंस फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यही बात जो है वो डेविड ह्यूम ने भी कहा था, तो रूसो उसको ही कह रहे हैं, तो ये सही है, ए है इसमें. फाइनल साइकिल पे हम लोग आ गए हैं, थैंक्स गॉड आ गए हैं. बहुत थकाने वाला रहा ये. जून जुलाई 2016, पेपर 3. Who among the following dismissed John Rawls' concept of social justice as mirage? तो ये वो हो सकते हैं जो कि जॉन रॉल पॉजिटिव लिबरलिज्म या मॉडर्न लिबरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को मानते थे, जो उसके अगेंस्ट होंगे. कौन होंगे? लिबर्टेरियन होंगे. इसमें हयाक एंड नॉजिक है, एक्चुअल ये हयाक थे. मिरेज मतलब ये हो नहीं सकता. इनफैक्ट नॉजिक ने भी इसी टाइप की बात की थी कि आप पीठ पीछे घूमो और डिस्ट्रीब्यूटिव जो फिक्स पैटर्न ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ इनकम का वो बदल जाएगा, क्योंकि लोग फ्रीली जो है ट्रांजेक्ट करेंगे. अब यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट है, मैंने दे दिया है. अब ये माओ को, यदि आपने माओ जेदांग को पढ़ा है, तो उन्होंने कब कब किस साल में क्या किया, उन्होंने इसका लाइफ इवेंट दिया. इस तरह के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं. बी इसका सही आंसर है, देख लीजिएगा. ये तो बहुत आसान है. मैकियावेली यदि मिलाएं तो मोरल इनडिफरेंस मतलब क्या है कि मोरलिटी का नाता पॉलिटिक्स से नहीं है. तो ए का टू और वाओ, यहाँ पे आपका काम ही बन गया. बाकी तो बहुत आसान है, लेकिन वो भी देखने की जरूरत नहीं. आप लेकिन जरूर इसको वीडियो को रोक के देख लीजिएगा. ये अदरवाइज आप इनजस्टिस करेंगे. इन सारे में जिसमें मैं टाइम को बचाने के लिए मैं भागता हूं, उसको रोक के आप बाकी को पढ़ लीजिए. एजर्सन, प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडिया इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ नॉलेज. ठीक है, थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसी से हम वर्ल्ड ऑफ आइडिया को देख सकते हैं. फॉर हिम नॉलेज इज परसेप्शन. नो, नॉलेज इज नॉट परसेप्शन, नाइदर इट इज ओपिनियन. ये हम लोग तीसरी बार देख रहे हैं, इसलिए ए सही, आर गलत, सी. Who among the following said Aristotle's new general science of politics was not only empirical and descriptive, but even in some respect independent of any ethical purpose, since a statesman might need to be expert in governing even a bad state. तो ये चलिए ठीक है, ये सब डिफिकल्ट है कि इस तरह की बातें किसने कही है. ये प्रोफेसर सबाइन ने अपने बुक द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने कही है. ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबाइन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट. उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही है. जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि फॉर एरिस्टोटल द सेकंड बेस्ट स्टेट ऑफ प्लेटो वाज द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट. इस टाइप की काफी बातें कही. तो ये भी इतनी बात एरिस्टोटल के बारे में उन्होंने कहा है, सबको पढ़ लीजिए. फॉर लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू, और इसमें दो या एक हो सकते हैं. तो स्टेट मस्ट बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट. ठीक है, ये तो ट्रू है. गवर्नमेंट मस्ट पोजेस डिस्क्रिशनरी पावर. थोड़ा डिस्क्रिशनरी पावर हो सकता है, कंफ्यूज भी आप कर सकते हैं. इट इज ए टॉलरेंट स्टेट. यस, द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए नेचुरल राइट. अब देखिए क्या आसान आपको कर दिया. नेचुरल राइट थ्योरी देने वाले के अगेंस्ट में कहा जा रहा है कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ए नेचुरल राइट. तो डी तो बिल्कुल ही जो है गलत है, और डी यहाँ पे है. For Rousseau, which of the following statement is not true? Not true, ध्यान दीजिए. The two original instinct, the self-love and sympathy, जिसको PT भी बोलते हैं, make up the man's nature. Yes. A thinking man is a depraved animal. चौथी बार. Family is the only natural society. उन्होंने ऐसा कहा था. General will is not a group mind. It is a group mind. Consensus, higher, जब हम अपने सेल्फ से सोचते हैं, जो सोच विचार के सबके हित में जब सब मिल के फैसला लेते हैं, दैट इज जनरल विल. तो इसीलिए डी जो है बिल्कुल गलत है, एक ही. जेएस मिल के लिए इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है?
प्लेजर डिफर इन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं ट्रू। मिल मेक्स यूज ऑफ नॉन यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट, मैंने आपको बताया है यस ट्रू। द फेलिसिफिक कैलकुलस एब्सर्ड, सेकेंड बार आ रही है ट्रू। प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, क्रूड स्टेटमेंट, कैन नॉट होता तो सही हो जाता, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ये तो फिलोसफिक कैलकुलस एब्सर्ड है, तो प्लेजर कैसे मेजर करेंगे, इसलिए डी ओनली। वेरी इजी, ये सब कॉमन सेंस ट्रिकरी से बन सकता है। सो ओके डियर स्टूडेंट, केम टू ए लॉन्ग वीडियो, और मैं बहुत रात में इसको कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिद थी कि आज ही इसको करना है। और यदि आप मेरे ट्रू स्टूडेंट हैं तो आप रात में जगेंगे, अब जरूर मेरे स्टूडेंट जगते रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दिए आपको पसंद आई हो, और डाउनलोड कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट जो आईआर गाइड मैंने पब्लिश की है वो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट यूजीसी नेट की होगी, आप एक बार देखिए कि क्या उसमें कंटेंट है। और आप मुझ इस तरह से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तो ब्रॉडकास्ट है, लेकिन वेबसाइट, ईमेल एंड ट्विटर सब पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। मेल का जवाब मैं डेफिनेटली देता हूँ। सी यू अगेन वेरी सुन। इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, 1 से 2 वीक में खत्म कर लेंगे पार्ट 3। बाय।